बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 सितंबर और दिन है जुमेरात का। कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करनी थी, लेकिन आज चूँकि अवामी नोयत के अहम मसाइल हैं उनके ऊपर बात करनी है। महीने की आखिरी तारीख है और ये आवाम पर भारी पड़ने वाली है। जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो शायद कुछ बुरी खबरें आपको सुनने को मिल चुकी होंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, फिर डॉलर के हवाले से, और जो अवामी नोयत के कुछ मसाइल हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है। सियासी मामला के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर होने वाले शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि उन्होंने ख़ुद को इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में उन्हें FIA की जानिब से नोटिस मिला तो उन्होंने बुला लिया है डॉक्टर को और सबको बता दिया कि मैं बीमार हूँ, 2 हफ्ते के लिए अब आराम का वक्त चाहिए। सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं। इतला ये है कि वो सीढ़ियों से गिरे हैं कमर के बल। तो अगर वाकई में तकलीफ़ है तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2 और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ख़बरें हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना 67 साल के बाद जदीद दौर की डिजिटल मौसीकी और नई आवाज़ों के साथ एक बार फिर रिकॉर्ड किया जाने वाला है। इस हवाले से हुकूमत का ऑफिशियल वर्जन भी आ गया है। क्या ये तराना नई धुन के साथ और नए लफ्ज़ों के साथ रिकॉर्ड होगा या इसी तराने को अपग्रेड किया जा रहा है, किस तरह से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही जनाब, एक तवील इंतज़ार के बाद हम खसारे से निकल कर प्रॉफिट की तरफ जाने लगे हैं एक इदारे में। वो इदारा जो आपकी जेबों के ऊपर डायरेक्ट बोझ बना हुआ था और मज़ीद बोझ बनने वाला था, वो इदारा अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में जाने लग गया है। किस तरह से वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि महीने की आखिरी तारीख है और इसी आखिरी तारीख में पेट्रोल की कीमतों का तयन होता है महीने में 2 बार, एक 15 तारीख को और एक 30 तारीख को। तो आज भी जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो उस वक्त तक आपको पता चल जाएगा कि बैक टू बैक पहले 5 रुपये का इजाफा किया, अभी फिर 5 रुपये का इजाफा और डॉलर की कीमत भी ऊपर। तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। डॉलर की कीमत नहीं रुक रही, जारहाना इनिंग इस डॉलर की जारी है और सिंगल डबल करते करते 170 प्लस पर पहुंच चुका है और इस वक्त मार्केट में कीमत 170.66 रुपये तक पहुंच गई है सिर्फ $1 की। तो आप लोग भी पूछते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि डॉलर की कीमत में क्यों इजाफा हो रहा है, ये क्यों नहीं रुक रहा। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियली रोक सकते हैं तो खुदा के लिए इसको रोक लें, अभी रोक लें। डॉलर को और आवाम को मार्केट के रहमो करम पे ना छोड़ें। ज़रूरत पड़ती है तो बेशक मुदाखलत करें। IMF से आपका एग्रीमेंट है भले कि मुदाखलत नहीं करेंगे, इसे मार्केट के प्राइस पर छोड़ा जाएगा, लेकिन इसी तरह अगर चलता रहा, ये सिंगल डबल होता रहा तो ये कहीं डबल सेंचुरी पर ना पहुंच जाए, फिर कौन रोकेगा इस महंगाई के तूफान को। ये जीने नहीं देने लगा आवाम को इस सूरत हाल के पेश नज़र। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी खबरों पर बात करते हैं। इस डिप्रेसिव टॉपिक से निकल कर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा भी हो रहा है। जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा अपनी एक ट्वीट में कि पाकिस्तान में तेल तब सस्ता हो अगर यहाँ से कुएँ निकल आएँ, अपने कुएँ तेल के निकल आएँ। तो तेल के कुएँ तो निकल रहे हैं और OGDCL ने कन्फर्म किया है 1 नहीं 2 नहीं, बैक टू बैक 3 तेल और गैस के बड़े ज़ख़ीरे दरियाफ्त हुए हैं। और अब आप में से वो लोग जो कमेंट सेक्शन में ये लिखने ही वाले हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा, तेल तो फिर महंगा हो गया, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान तेल का बहुत बड़ा नेट इंपोर्टर मुल्क है। हम इंपोर्ट करते हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान से निकलने वाले ज़ख़ायर की मिकदार उतनी नहीं है कि हम उनसे अपनी मुल्की ज़रूरियात को फ़ौरी तौर पर पूरा कर सकें। इसमें वक्त लगेगा। कहाँ से ये तेल निकला, कितना निकला, हाइड्रोकार्बन के कितने ज़ख़ीरे पाकिस्तान में इस 1 महीने में दरियाफ्त हुए हैं, OGDCL ने क्या बताया, ये मैं कुछ ही देर में आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ 2 अच्छी खबरें और भी हैं। तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ, सालों के बाद पहली बार हम किसी इदारे में मुनाफे की तरफ गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही पाकिस्तान का कौमी तराना, ये 67 साल के बाद इसकी दोबारा से रिकॉर्डिंग होने वाली है। डिजिटल दौर की जदीद मौसीकी और नई आवाज़ों के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। 1954 में पहली बार उस वक्त की जदीद आवाज़ों के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस वक्त क्या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हुए थे और आज के जदीद दौर में क्या इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, ये बड़ा ज़रूरी था कि हम असर हाज़िर के मुताबिक अपने इस तराने को चलाएं और बनाएं। जहां दुनिया भर में इसकी नशर व अशात होती है तो बड़ा ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करें। आपने देखा है मुख्तलिफ़ तकारीब में कोई किसी किस्म का तराना प्ले करता है, कोई किसी धुन का तराना प्ले करता है। तो जैसे यकसा निसाब है ना, इसी तरह एक यकसा तराना भी होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तराना होना चाहिए जो हर तकरीब में चले। जो पहला तराना रिकॉर्ड हुआ था वो तकरीबन उसमें 16 किस्म की आवाज़ें शामिल की गई थी उसको रिकॉर्ड करने में, लेकिन अब 100 से ज़ायद वोकल्स
शामिल किए जाएंगे इसमें, और जो जदीद किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑर्केस्ट्रा और दूसरे जो भी इसमें इस्तेमाल होंगे वो चाहे आपको पाकिस्तान में अवेलेबल हों जो कि बहुत कम है, या फिर आपको ओवरसीज़ से उसको लाना पड़े, उसको भी लाया जाएगा। और चारों सूबों की बेहतरीन नुमाइंदगी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान के हर इलाके की नुमाइंदगी 120 सेकंड में मुमकिन हो सकेगी। ये नया तराना 75वें यौम आज़ादी के मौके पर यानी 2022 में रिलीज़ किया जाएगा, और वजारत इत्तलात के मातहत जो इदारे हैं वो इसकी डिजिटल और HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि नए तराने के ना तो धुन तब्दील होगी और ना ही उसके लफ्ज़ों को बदला जा रहा है, सिर्फ उसको इन्हेंस किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, यानी डिजिटल क्वालिटी में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं कि 120 से 150 सुरीले फ़नकार इस सिलसिले में क्या कमाल दिखाते हैं। 2022 के यौम आज़ादी तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर पर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ और कई सालों के बाद हम प्रॉफिट की तरफ बढ़े हैं। तो ये हुआ है जनाब पाकिस्तान टेलीविज़न में, यानी नेशनल TV कई सालों के बाद खसारे से निकलकर 1.3 बिलियन रुपए के प्रॉफिट पर इस साल आ चुका है। माजी में इस इदारे के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं या इसमें हायरिंग का बोझ इतना ज़्यादा कर दिया गया कि मतलब जो आया उसने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को नवाजा, इधर भर्तियाँ की और उनकी तनख्वाहें इस इदारे से निकाली जाती रही। इदारे ने भी तो चलना था, इतना ज़्यादा खसारा कहाँ से कवर होता, तो जेब पर टैक्स डाला गया आवाम के और 35 रुपये हर घर को देने पड़े टेलीविज़न फ़ीस की मद में, जहाँ जहाँ पर मीटर लगा है, और उसके खर्चे पर ये TV चलता रहा। पिछले कुछ दिनों में ये तजवीज़ कैबिनेट में भेजी गई कि जनाब इस चैनल का खसारा PTV का बहुत ज़्यादा है, तो ये जो टेलीविज़न फ़ीस है इसको 35 से बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया जाए। जो PTV का बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने मंजूरी दे दी, मामला काबीना को भेज दिया। आदत नहीं है ना कि बिज़नेस मॉडल को इम्प्रूव करें, बस ये है कि जनाब खसारे में चल रहे हैं तो आवाम से निकाल लें, चलें 35 रुपये देते हैं, 100 रुपया देने में क्या परेशानी होगी, आवाम दे ही देंगे। लेकिन उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में ये स्टैंस रखा कि PTV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएं कि अपना बिज़नेस मॉडल इम्प्रूव करें और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। अगर आपने पैसा कमाना है, खसारे से निकलना है, तो अपने बलबूते पर कुछ ऐसा करें कि आप खसारे से निकलें, आवाम पर ये 100 रुपये वाला बोझ ना डालें। 3 बार ये अटैम्प्ट हुई और तीनों बार इसे मुस्तरद किया गया काबीना से, जिसके बाद फाइनली जो PTV का अपना बिज़नेस मॉडल था उसको बेहतर किया गया। अभी हाल ही में आपको पता है उसे HD में कन्वर्ट किया गया और भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके नतीजे में जो PTV का एडवर्टाइजमेंट की मद में रेवेन्यू था वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ, और उसके नतीजे में 1.3 अरब रुपए का मुनाफा कई सालों के बाद PTV को मिला है। अगर ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें यहाँ से ना भागती तो हमारा ये मुनाफा और भी ज़्यादा हो सकता था, बिकॉज़ उनके जाने से हमें तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और इसको कंफर्म किया है वज़ीर इत्तलात ने। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि बैक टू बैक पेट्रोल के कुछ बड़े ज़ख़ीरे पाकिस्तान में दरियाफ़्त हो रहे हैं, तो इस बार भी ये कामयाबी मिली है OGDCL को, और कुछ देर पहले OGDCL के हुकाम ने मुझे वीडियोस भेजी हैं कि किस तरह से तेल और गैस दरियाफ़्त हो रहा है बैक टू बैक। पहले एक ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पख्तूनख्वा में पिछले कई सालों से ड्रिलिंग का अमल जारी है। 2019 से कुछ मकामात पर ड्रिलिंग का आगाज़ किया गया, जिसको अब जाके कामयाबी मिलने लगी है, और बताया गया है कि पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों से तेल और गैस के भारी ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। एक कुएं से 895 बैरल यौमिया तेल निकाला गया है, और लॉकहार्ट फार्मेशन है कोई FR लकी मरवत में, जहां पर हाइड्रोकार्बन के वसी ज़ख़ीरे मिले हैं। यौमिया 1 करोड़ 36 लाख मकब फुट गैस भी वहाँ से दरियाफ़्त हुई है। OGDCL ने ऑफिशियली सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक की है, और ये भी बताया है कि हाइड्रोकार्बन के कुछ मज़ीद ज़खायर मिलने की भी तवक्को है। वहाँ पर ड्रिलिंग का काम जारी है, जल्द ही आवाम को इस हवाले से खुशखबरी सुनाई जाएगी। और आखिर में जाते जाते मामला एक आइनी बहरान का, यानी चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से। मौजूदा चेयरमैन नैब की ओहदे की मुद्दत 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, यानी अब सिर्फ 1 हफ़्ते के करीब वक्त रह गया है, लेकिन ये मामला हल होने के करीब नहीं है। इत्तलात ये है कि किसी भी वक्त हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है मौजूदा चेयरमैन नैब को तोसी दिए जाने के हवाले से, क्योंकि 2 चीज़ों के ऊपर मामला फंसा हुआ है। एक तो आइन में
जो चेयरमैन नैब की तैनाती का तरीकाकार है उसमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत का लफ्ज़ ज़रूरी है, यानी कंसल्टेशन का लफ्ज़ ज़रूरी है। इत्तेफाक होने को ज़रूरी करार नहीं दिया गया, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का इत्तेफाक हो, हाँ कंसल्टेशन ज़रूरी है यानी मुशावरत। और दूसरा नुक्ता ये है जो बहुत ही अहम है कि चेयरमैन नैब की तैनाती नॉन एक्सटेंडेबल मुद्दत के लिए की जाएगी, यानी ऐसी मुद्दत जिसमें तौसीह ना की जा सके। तो हुकूमती हलके ये चाहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन नैब को तौसीह मिले, लेकिन उसमें से भी बाज़ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि फिर हमारा जो एहतसाब का एक बयानिया है उसको मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। फिर बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे कि ये इनका अपना बंदा है इसीलिए इसको एक्सटेंड किया गया इसकी मुद्दत को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कन्फ्यूजन इस वक्त हुकूमती और अपोजिशन कैंपों में पाई जाती है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि वो 2 हफ्ते के लिए आराम की गर्ज से उन्होंने सारी जो अपनी सियासी सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल कर दी हैं। तो ऐसे में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत हो सकती है या नहीं, इस बारे में हुकूमती अरकान ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला कर लिया है, अटल फ़ैसला कर लिया है कि वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक ऐसे शख्स से मुशावरत जो बराह रास्त इन इल्ज़ामात का सामना कर रहा हो, जिसकी नैब तफ्तीश कर रही है, या बराह रास्त संगीन नौइयत के इल्ज़ामात उस शख्स पे हों जिसके ऊपर नैब के मुकदमात कायम किए गए हैं, वो किस तरह से फ़ैसला कर सकता है कि नैब का चेयरमैन कौन होगा। चोर किस तरह से बता सकता है कि उसकी तफ्तीश कौन सा पुलिस वाला करेगा। तो ये वो मामला है जहाँ पर आकर थोड़ा डेडलॉक दिखाई दे रहा है। बहुत कम वक्त है हुकूमत के पास इस बारे में हतमी ऐलान करने के लिए, और इतलात ये हैं कि चंद घंटों में 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर जो अबहाम है इस हवाले से वो क्लियर कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस बारे में कानूनी टीम से मुशावरत जारी है। कानूनी टीम भी ऑर्डिनेंस की जो मंजूरी है उसके हक़ में ज़्यादा है बजाय इसके कि किसी दूसरे चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल शुरू किया जाए, क्योंकि उसके लिए फिर अपोजिशन लीडर से मुशावरत ज़रूरी होगी जो कि वज़ीर आज़म करना नहीं चाहते। आखिरी हल यही है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको तौसीह दी जाए, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस जारी किया गया तो उसमें बड़ी रुकावट अपोजिशन होगी। कानून का सहारा लिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में रजू किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को कालादम करार दे सकती है। देखते हैं, बड़ा दिलचस्प मरहले में ये खेल दाखिल हो चुका है। आज तक के लिए इतने ही। खबरें और भी बहुत सारी हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का एक अनोखा मुआहिदा और उन्होंने अपने सारे वज़ीरों को सामने क्यों बिठाया, ये सारी मालूमात मैं कल आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।